Bhushan, friend motivator and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist and policy advisor. एवं ज्ञात्वं कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुर्जिव कुरु मुकमय तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वोत्तरं कृतम्। इस श्लोक को मैंने गीता से लिया है। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करें। The most important news of today's are सोर्स दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। पीएम केयर्स फंड पर आपत्ति खारिज। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में राशि स्थानांतरित करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। पीएम केयर्स फंड को लेकर उठ रहे राजनीतिक विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस एंड एनडीआरएफ से अलग है। यह सरकार तय करती है कि किसे किस तरह से मदद करनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री केयर्स फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की मांग नहीं मानी जा सकती। अदालत ने कोरोना से निपटने के लिए सरकारी प्रक्रिया में किसी हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। इसके तकनीकी पहलू जो भी हो, लेकिन जमीनी स्तर पर इस फैसले ने सरकार को बड़ा हथियार दिया है और सवाल उठा रहा है, विपक्ष का हाथ खाली कर दिया है। दरअसल राजनीतिक स्तर पर इसे मुद्दा बनाया जा रहा था और सरकार भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया जा रहा था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार जीत के रूप में देख रही है। न सिर्फ पैसा स्थानांतरित करने को खारिज किया गया, बल्कि कोर्ट ने कोरोना महामारी से निपटने की योजना और प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले से ही कानून के तहत नेशनल प्लान 2019 मौजूद है, इसके लिए निर्देश देने की कोई ज़रूरत नहीं है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की पीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन संस्था की याचिका खारिज करते हुए मंगलवार को यह फैसला लिया। इस संस्था के पदाधिकारियों में वकील प्रशांत भूषण भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के गठन और प्रशासन के लिए जारी दिशा निर्देश में कोष का उपयोग सीमित महामारियों के लिए था। उन महामारियों में जैविक और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी शामिल नहीं थी। 14 मार्च 2020 को जारी अधिसूचना में से कोरोना को अधिसूचित महामारी माना गया। उत्तराखंड में लिपुलेख सीमा पर चीन ने तैनात किए टैंक। शांति वार्ता के छलावे के बीच चीन ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से लगती लिपुलेख सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। यहाँ उसने 150 लाइट कॉम्बैट आर्मी ब्रिगेड को उतारा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ करीब 3000 जवानों ने मोर्चाबंदी की। लिपुलेख सेना से करीब 10 किलोमीटर दूर पाला में चीन ने जुलाई में ही अस्थायी चौकी बनाकर 1000 जवानों को तैनात कर दिया था। वहीं अब उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। इसकी एक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई है। तो फिलहाल सीमा पर भारतीय सेना के साथ ही आईटीबीपी के जवान भी मौजूद हैं। लद्दाख में केंद्र सरकार के सख्त रुख के बाद एक तरफ चीन दुनिया के सामने शांति का राग अलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड से लगी सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा है। 4 सरकारी बैंकों की बागडोर प्राइवेट कंपनियों को इसी साल। 4 सरकारी कंपनियों की बागडोर प्राइवेट कंपनियों को इसी साल। केंद्र सरकार जल्द ही पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, आईडीबीआई और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया तेज करेगी, यानी इसके निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सूत्रों के अनुसार कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर चालू वित्त वर्ष के दौरान इन बैंकों की कमान को प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सौंप दिया जाए। दरअसल प्रधानमंत्री कार्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस वित्त वर्ष में ही इन 4 सरकारी बैंकों में केंद्र की हिस्सेदारी कम करने के लिए निर्देशित कदम उठाए। एक सरकारी अधिकारियों के 4 बैंकों में केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का मन बना रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण टैक्स कलेक्शन में गिरावट के बीच ज़्यादा धन जुटाने के मकसद से बैंकों और अन्य सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकार इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में सुधार या बदलाव लाना चाहती है। सरकारी बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है। कर्मचारियों की सैलरी का बोझ भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार चाहकर भी सरकारी बैंकों में तेजी गति से नहीं कर पा रही है। ऐसे में बेहतर है कि इन बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाए। गौरतलब की सरकार क्या संकेत दे चुकी है कि उसका पूरा जोर देश में 4 सरकारी बड़े बैंकों को खड़ा करना। आगे की राह। सूत्रों के अनुसार बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए केंद्र सरकार आधे से अधिक सरकारी बैंकों का निजीकरण करना चाहती है। आईडीबीपी बैंक के अनुसार भारत में अभी 12 सरकारी बैंक है। 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 भारत में अभी 12 सरकारी बैंक। अगर सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचती है तो इन बैंकों के बेलआउट के लिए फंड मुहैया कराने लगेंगे। भारत का कृषि निर्यात
23.24% बढ़ा। भारत का कृषि निर्यात 23.24% बढ़ा। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत का कृषि निर्यात मूल्य के हिसाब से 23.34% बढ़कर 25,552.7 करोड़ रुपये हो गया है। पहली इस अवधि में निर्यात 20,734.8 करोड़ का था। कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के मुश्किल दौर में भारत ने दुनिया को खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित नहीं होने दिया और निर्यात जारी रखा। निर्यात के आंकड़ों पर डन एंड ब्रेड डिस्ट्रीब्यूट इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री अरुण सिंह ने कहा कि कृषि निर्यात बढ़ने की असली वजह यह समझ आएगी जब आगामी 2 तिमाही में ही निर्यात बढ़े। नागालैंड के अलग झंडे और संविधान की मांग नहीं मानेगी केंद्र सरकार। देश में बदले माहौल और धारणा के बावजूद पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड के अलग झंडे और अलग संविधान की मांग पर अड़े अलगाववादी संगठन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम के कारण ही नगा समझौता अब तक नहीं हो पाया। दरअसल मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि यह मांग कतई नहीं मानी जाएगी। पिछले कुछ दिनों में NSCN के नेता दिल्ली में खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बातचीत कर इसी मांग को दोहरा रहे हैं। NSCN समेत विभिन्न अलगाववादी संगठनों के साथ बातचीत की जानकारी देने वाले उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार नागा नेता IB के वरिष्ठ अधिकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नागा आंदोलन शुरू होने के समय से ही उनका एक झंडा रहा जो नागा आंदोलन का प्रतीक बन चुका है। इसे छोड़ने पर पिछले 7 दशक की नागा आंदोलन की पहचान खत्म हो जाएगी। साल 2030 तक 40% आबादी शहरों में होगी। साल 2030 तक आबादी 40% शहरों में होगी। इसके लिए हर साल 60 से 80 करोड़ वर्ग मीटर जगह की व्यवस्था करनी होगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी शहरों में होगी। इसके लिए हमें शहरों में हर साल 60 से 80 करोड़ वर्ग मीटर जगह की व्यवस्था करनी होगी। आत्मनिर्भर भारत पर भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित वेबिनार में पुरी ने कहा कि 100 स्मार्ट सिटी में 2 लाख करोड़ रुपए के 5,151 परियोजनाओं की पहचान की गई। आज की तारीख तक इनमें से 1.66 लाख करोड़ रुपए की 4,700 यानी 81% परियोजना के लिए टेंडर किया जा चुका है। पुरी ने कहा कि इनमें से 2,700 करोड़ रुपए से अधिक की 1,638 परियोजनाएं पूरी भी हो चुकी हैं। पुरी ने कहा कि शहरों में हर व्यक्ति को घर देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3.65 करोड़ नौकरियां पैदा होंगी। अब तक 1.65 करोड़ रोजगार सृजित हो चुके हैं। एयर बबल व्यवस्था के लिए और 13 देशों से बातचीत होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर समेत और 13 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित करने के लिए बातचीत चल रही है। एयर बबल 2 देशों के बीच एक करार है जिसमें उन देशों की एयरलाइंस कुछ नियमों के पालन के साथ इंटरनेशनल उड़ान भर सकती है। कोरोना संकट के दौरान यह व्यवस्था पूरी हो चुकी है। पुरी ने ट्वीट करके दिया है कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान के साथ भी व्यवस्था कायम करने का प्रस्ताव किया गया है। इस व्यवस्था के तहत जुलाई से ही भारत और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और मालदीव के बीच विमान सेवा संचालित हो रही है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि एयर बबल व्यवस्था का विस्तार करने के लिए और 13 देशों के साथ बातचीत चल रही है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और सिंगापुर शामिल है। नया हांगकांग बन सकता है अंडमान निकोबार। इस आर्टिकल को लिखने वाले व्यक्ति हैं विजय क्रांति। ये एडिटोरियल है। नया हांगकांग बन सकता है अंडमान निकोबार। इसी 10 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के रास्ते होकर जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया तो आम भारतीय के मानस पटल से आमतौर पर गायब रहने वाले यह क्षेत्र एक बार फिर झिलमिला गया। बहुतों को ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार ने वहाँ की आदिवासी जनता और सरकारी अफसरों के अमले के फ़ोन सिग्नल सुधारने और उन्हें 2G के आदम युग से बाहर निकालकर 4G युग में लाने का काम किया। ऐसा नहीं है। समुद्र की तली के साथ साथ 2312 किलोमीटर की दूरी तक 1224 करोड़ रुपए की लागत से बिछाई गई इस ऑप्टिकल फाइबर तार का मतलब आधुनिक संचार तकनीक के किसी अजूबे से कहीं ज़्यादा कुछ और भी।
यह एक ऐसा अजूबा जिसमें अंडमान निकोबार क्षेत्र को भारत के एक दूरस्थ कोने में गुमनाम रहने वाले द्वीप समूहों के स्तर पर उठाकर नए हांगकांग के रूप में विकसित करने की बीज छिपे हैं, और एशिया के तेजी से बदलते घटना चक्र में दुनिया का एक ऐसा सामरिक केंद्र बनने की संभावना भी, जो भारत को बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक निर्णायक शक्ति बनाकर खड़ा कर सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 8,259 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि हांगकांग से 8 गुना, सिंगापुर का 11 गुना, सेशल्स का 20 गुना और मॉरिशस का 4 गुना क्षेत्रफल है। यहाँ के मूल निवासी और संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षित रखने के लिए भी यहाँ इतना विशाल क्षेत्र बचता है कि इसे दुनिया के एक अन्य व्यापार, पर्यटन और सैनिक सुरक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह मात्र संयोग नहीं है कि भारत सरकार ने अंडमान द्वीप समूह को शेष भारत के उच्चकोटि के संचार तंत्र का हिस्सा बनाने के लिए एक ऐसे मौके का कदम उठाया जब चीन की तानाशाही नीतियों के कारण उसका हांगकांग द्वीप समूह अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र खो बैठने के कगार पर है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक ऐसा विकल्प स्थान ढूंढ रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग पर हो और जहां की राजनीतिक व्यवस्था भरोसेमंद हो। यह जरूरत पूरी करने के साथ अंडमान निकोबार क्षेत्र भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के फिर से जीवंत हो रहे क्वाड शक्ति संगठन का संयुक्त सैनिक ठिकाना बन सकता है। इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि संचार की इस नई सीढ़ी से भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नया आयाम मिलेगा। इससे न केवल अंडमान निकोबार क्षेत्र के मौजूदा हवाई अड्डों के विस्तार और नए हवाई अड्डे शुरू करने में मदद मिलेगी, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापारिक समुद्री जहाज़ों के रखरखाव के एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। यह जानना जरूरी होगा कि भारत का यह द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया के सबसे सक्रिय समुद्री यातायात मार्गों से गिने जाने वाले मलक्का स्ट्रेट के मुहाने के पर स्थित है। यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया भारत के बहुत निकट हैं। भारत के सबसे अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट के सुमात्रा की दूरी केवल 145 किलोमीटर। इसके इलाके के सामरिक महत्व को इस बात से जाना जा सकता है कि पूरी दुनिया का एक चौथाई तेल जहाज़ों में यहीं से होकर गुजरता है। चीन का 80%, जापान के कुल तेल का 60% हिस्सा यहाँ से होकर गुजरता है। इसके अलावा अफ्रीका, यूरोप और एशिया को होने वाली चीनी निर्यात और इन देशों से उसके द्वारा आयात की जाने वाला कच्चा माल भी इससे गुजरता है। यह अंडमान निकोबार के सामरिक महत्व को बढ़ावा देता है। यदि भारत इस क्षेत्र में अपनी सैनिक शक्ति को मजबूत करता है तो दक्षिणी चीन सागर में चीन की लगातार बढ़ रही दादागिरी पर क्वाड के माध्यम से प्रभावकारी अंकुश लगाया जा सकता है। पिछले दिनों अमेरिकी सरकार ने अपने जंगी जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर नमित्ज को जिस तरह भारतीय नौसेना के साथ अंडमान में नौसैनिक अभ्यास के लिए भेजा, वह इस भारतीय इलाके के सामरिक महत्व को रेखांकित करने के लिए काफ़ी है। आशा की जा रही है कि आगामी मलाबार युद्धाभ्यास में क्वाड का चौथा देश ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। 2007 में चीनी दबदबे के कारण ऑस्ट्रेलिया सरकार ने क्वाड से बाहर निकलने का फैसला कर दिया था, लेकिन अब चीन की दादागिरी से परेशान होकर वह जिस उत्सुकता के साथ क्वाड में लौटने का प्रयास कर रहा है वह दिखाता है कि क्वाड के एक सैनिक गठबंधन के रूप में लेने और उसमें भारत की बड़ी भूमिका की संभावना बहुत जल्दी है। ऐसा होने पर अंडमान निकोबार का एक महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र के रूप में उभर कर आया है। इस इलाके में भारत की ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचने से अब यहाँ जिस तरह आधुनिक हवाई अड्डों के बनने, पुराने हवाई अड्डों के विस्तार, बैंकिंग और दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा छोटे और दूरस्थ द्वीपों के विकास की संभावनाओं को एक नए पंख लग रहे हैं, इससे उस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए भी नए द्वार खुलने के आसार हैं। इस वातावरण में इस संभावना पर विचार होना चाहिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक भाग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र में विकसित किया जाए, ताकि हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था समाप्त होने के कारण वहाँ से पलायन करने वाले व्यापारिक समूहों को यहाँ आकर बसने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। 1997 में जब ब्रिटेन ने हांगकांग का नियंत्रण चीन सरकार को सौंपा था, उस समय उसने भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि अंडमान क्षेत्र को हांगकांग जैसे एक मुक्त व्यापारिक क्षेत्र में विकसित किया जाए, लेकिन दुर्भाग्य से कभी हाँ कभी ना में फंसी रहने वाली भारतीय नौकरशाही अपने ढिल्लूपन में इस अवसर को गंवा दिया। आज 23 साल बाद भारत के लिए एक नया अवसर है। सौभाग्य से इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण भारत के बहुत अनुकूल है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या हमने अपनी पुरानी असमंजस वाली ढुलमुल परंपरा को छोड़कर एक नई और साहसिक पहल के लिए तैयार हैं। तो भारत तैयार है।